आपको हमेशा कहा है कि जब भी हम एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं तो हमको ये समझना होता है कि एस्ट्रोलॉजर है क्या, कहाँ से ये आता है। कभी भी किसी मृत्यु के बारे में भविष्यवाणी मत को, तुम्हें कितना भी ज्ञान हो जाए, कितना भी ज्ञान हो जाए, ईश्वर ही धरती पे उतर आए तो सिर्फ वही बता सकता है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु कब होगी। तंत्र और मंत्र में आप क्या फर्क समझते हैं? तंत्र का विधान अलग है, मंत्र का विधान अलग है। हमेशा सात्विक पूजा गृहस्थों को करनी चाहिए। जो नॉर्मल आदमी है उनको प्रयास करना चाहिए कि वो सात्विक पूजा करें, वो बहुत तंत्र मंत्र के चक्कर में मत पड़े। कभी कभी ज्योतिष पे आदमी की डिपेंडेंसी जो है वो आदमी को कमज़ोर बना देती है। और ज्योतिष का जो सबसे बड़ा महत्व है, क्योंकि किसी व्यक्ति का अगर गलत विवाह होता है तो उसका जीवन 360 डिग्री बदल जाता है। कि प्रॉपर विवाह की सबसे बड़ी उपयोगिता क्या है कि उसके इमोशन का पार्ट अगर अच्छा नहीं होगा तो कितना भी गुण मिल जाए, मैरिज सक्सेसफुल नहीं होगी। Hello viewers, I'm your host Charanpreet Singh Bagga and welcome to another exciting episode of the Indie Talk Show. This episode is brought to you by the AS Group, where exclusivity meets accessibility. आज हमारे बीच में शहर की एक नामी हस्ती हैं, एक प्रसिद्ध एस्ट्रोलॉजर हैं जो कि रमल एस्ट्रोलॉजी पे बहुत फोकस करते हैं और वर्क करते हैं, श्री प्रभात पांडे जी। वेलकम टू द शो प्रभात पांडे। थैंक यू सो मच सर। प्रभात जी, आजकल आप देखें बहुत ज़्यादा एस्ट्रोलॉजर्स और न्यूमरोलॉजर्स, पामिस्ट इंस्टाग्राम पे ट्रेंड कर रहे हैं और उनके बहुत फॉलोअर्स होते हैं। ये जो इंस्टाग्राम के ऊपर जो ये बातें बताते हैं और जो इनके इतने फॉलोअर्स हैं, क्या ये सही है या फेक है? मुझे तो एक हद तक फेक लगता है। इस नाते मैंने आपको हमेशा कहा है कि जब भी हम एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं तो हमको ये समझना होता है कि एस्ट्रोलॉजर है क्या, कहाँ से ये आता है। बेसिकली जो भी आपका अच्छा एस्ट्रोलॉजर होगा वो हमेशा एक गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत आता है। कभी भी कोई किताब पढ़ के अगर एस्ट्रोलॉजी करता है तो मेरे ख्याल से वो परफेक्ट एस्ट्रोलॉजर नहीं होता, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ किताबों में नहीं है जो व्यक्ति गुरुओं द्वारा सीखता है। तो मुझे लगता है कि कभी भी अगर आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाएं तो उसके बारे में ज़रूर ये चेक करें कि वो गुरु शिष्य परंपरा से है कि नहीं। अगर वो गुरु शिष्य परंपरा से है तो निश्चित तौर पे वो अच्छा एस्ट्रोलॉजर होगा या आपको अच्छी चीज़ें बता पाएगा। क्योंकि अगर ज्योतिषी के अंदर कहीं भी आप लालच देखते हैं, लोभ देखते हैं, अहंकार देखते हैं या आपको हमेशा डराने वाली बात करता है तो वो प्रॉपर एस्ट्रोलॉजर नहीं है। ये हमको समझने की ज़रूरत है। ये बेसिक पॉइंट है कि कोई एस्ट्रोलॉजर अगर हमेशा निगेटिव बातें कह के आपको डरा रहा है तो वो किसी ना गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत है, ना ही वो जेन्युइन एस्ट्रोलॉजर है जो आपके मृत्यु की भविष्यवाणी करे या आपको बताए कि अब छप्पर फाड़ के धन आने वाला है। तो आपको सावधान हो जाने की ज़रूरत है। एक एस्ट्रोलॉजर आजकल बहुत ट्रेंड कर रहे हैं जो सलमान खान की और शाहरुख खान की डेथ प्रेडिक्ट कर देते हैं और आकाश अंबानी जी की और आनंद अंबानी जी की डेथ प्रेडिक्ट कर देते हैं। उनके बारे में आप क्या आपको समझना होगा कि जब हम एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं तो दो चीज़ें बहुत ही प्रोहिबिटेड हैं जो गुरु शिष्य परंपरा से लोग आते हैं। गुरु कहता है कभी भी किसी मृत्यु के बारे में भविष्यवाणी मत को, तुम्हें कितना भी ज्ञान हो जाए, कितना भी ज्ञान हो जाए, ईश्वर ही धरती पे उतर आए तो सिर्फ वही बता सकता है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु कब होगी। किसी भी एस्ट्रोलॉजर के हाथ में या उसके ज्ञान के अधिकार के दायरे में कतई नहीं है कि वही बता पाए किसी व्यक्ति की मृत्यु कब होगी। जो भी लोग इस तरह की बातें इंस्टाग्राम पे या पॉडकास्ट के दौरान बताते हैं, एक तो उससे उनके ज्ञान का अहंकार झलकता है और साथ में ये बातें जेन्युइन नहीं है। कि एस्ट्रोलॉजर का काम है व्यक्ति को तसल्ली देना, उसको कॉन्फिडेंट प्रदान करना, ना कि बार बार उसको ये बताना कि उसकी कब मृत्यु हो जाएगी, उसके जीवन में कब दुर्घटना हो जाएगी। आप देखिए उनकी मैंने जितनी भविष्यवाणियाँ सुनी हैं, हमेशा वो लोगों के मृत्यु पे या निगेटिव बातें ही करते हैं। कभी भी एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर आपको निगेटिव बातें करता हुआ नहीं पाया जाएगा। तंत्र और मंत्र में आप क्या फ़र्क समझते हैं? तंत्र का विधान अलग है, मंत्र का विधान अलग है। जब हम किसी चीज़ का उच्चारण करते हैं और उसकी एक वाइब्रेशन होती है, जैसे ह्रीं की, क्लीं की, तो ये जो विधान होता है वो तंत्र पे आधारित होता है। जब हम कोई प्लेन मंत्र पढ़ते हैं, जैसे हमने कहा ओम नमः शिवाय, तो ये मंत्र है। जब उसमें किसी तरह का ह्रीं, क्लीं, ये सब शब्दों का इस्तेमाल होता है तो वो तंत्र हो जाता है। तो तंत्र का अपना एक अलग विधान है और मंत्र का अपना एक अलग विधान है। हमेशा सात्विक पूजा गृहस्थों को करनी चाहिए। जो नॉर्मल आदमी है उनको प्रयास करना चाहिए कि वो सात्विक पूजा करें, वो बहुत तंत्र मंत्र के चक्कर में मत पड़ें।
कहते हैं 2025 जो ये साल है मंगल का साल है, माना जाता है बड़ा ध्यान रखने वाला साल है, केयरफुल रहने वाला साल है। जैसे जब शुरू हुआ तो हमने देखा कि बेवर्ली हिल्स, लॉस एंजलिस में वहाँ आग लग गई, पूरा बेवर्ली हिल्स ख़त्म हो गया, लोगों का बहुत नुकसान हुआ। और अहमदाबाद का प्लेन क्रैश, ये तो लेटेस्ट इंसिडेंट था। कुछ ऐसी चीज़ें जो आप बताएंगे जो ध्यान में रखनी चाहिए अभी, जैसे कि आधा साल पड़ा है, 6 महीने पड़े हैं? निश्चित तौर पे कुछ ऐसी प्राकृतिक घटनाएं घटी हैं जो कि बहुत ही अननेचुरल कही जाएंगी, लेकिन अगर आप पूरा इतिहास उठा के पीछे का देखें तो हमेशा से ऐसी घटनाएं होती रही हैं, चाहे वो कोविड के दौरान हुई हों या उसके पहले हुई हों। तो इस साल को लेके कोई इतना टेरराइज होने की ज़रूरत नहीं है। अभी क्या होता है कि जब भी कुछ किसी ग्रह का परिवर्तन होता है तो लोग एकदम से ये हल्ला मचाने लगते हैं कि साहब शनि का रेट्रोग्रेशन हो गया या राहु कुंभ राशि में चला गया। हर ग्रह कभी ना कभी तो अपनी चाल बदलेगा, क्योंकि सबका नियत समय है कि राहु 18 वर्ष का होगा, शुक्र 20 वर्ष का होगा, 2.5 वर्ष तक शनि एक राशि में रहेगा। तो निश्चित तौर पे थोड़ा ये केयरफुल रहने वाला साल है, लेकिन ऐसा कुछ हंगामा करने की ज़रूरत नहीं है। ये पीछे विगत सालों में भी होता आया है और आगे वाले सालों में भी आप देखेंगे कि इस तरह की घटनाएं घटेंगी। तो उसके लिए कोई बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं। प्रभात जी, आपको लगता है, जैसे आप एक बहुत, आपने कई हज़ारों कुंडलियाँ देखी होंगी, लाखों कुंडलियाँ देखी होंगी, कोई ऐसी कुंडली जो आपने देखा जिसका समय बहुत अच्छा था हॉरोस्कोप के हिसाब से, मगर वो समय आ ही नहीं पाया, तो उसका क्या कारण होगा? क्या किसी ने कोई उन पे कोई तांत्रिक क्रिया की होगी, या कोई उनके खुद के ग्रह खराब हो गए होंगे? मतलब क्या आपको लगता है, ऐसा क्या रीज़न हो सकता है? सर, ज्योतिष में हमको एक बात समझने की ज़रूरत होगी। जब भी हम कुंडली की बात करते हैं तो कभी कभी हम देखते होंगे कि हम लोग, ज्योतिषी बताता है कि आपकी कुंडली में ढेर सारे राजयोग हैं। अक्सर आपने ये बड़ा ही कॉमन फैक्टर सुन रखा होगा, लेकिन हमेशा जब राजयोग तभी एक्टिवेट होता है जब उस कुंडली में उस ग्रह की दशा या महादशा आए, तभी वो राजयोग एक्टिवेट होगा, वरना नहीं होगा। और ज्योतिष पे आप उतना ही रिलाई कर सकते हैं जितना दैनिक जीवन को अच्छे से चलाने के लिए ज़रूरत होती है। कभी कभी ज्योतिष पे आदमी की डिपेंडेंसी जो है वो आदमी को कमज़ोर बना देती है, क्योंकि सिर्फ ईश्वर का अधिकार है कि वो भविष्यवाणियों को सही करे। अगर आप ईश्वर की आराधना करते हैं, ज्योतिष को और एस्ट्रोलॉजी को गाइडेंस के तौर पे देखना चाहिए। अगर रोज़मर्रा के जीवन में आप ज्योतिष को शामिल करेंगे तो आप मुश्किल में होंगे। बाकी आपने बड़े बड़े पॉलिटिशियंस की और एंटरप्रेन्योर्स की, कॉर्पोरेट हाउसेस की आपने हॉरोस्कोप देखी हैं, कुंडलियाँ देखी हैं, कोई ऐसा आपको लगा कि बहुत कोई कॉमन फैक्टर था, कोई कॉमन ग्रह थे किसी की कुंडली में? हाँ, हमारे काफ़ी एक मित्रवत थे, करीबी थे, बड़े व्यापारी थे। और जब मैंने उनकी कुंडली देखी तो मैंने उनकी कुंडली में एक भविष्यवाणी की। ईश्वर की कृपा से मैंने कहा कि शुक्र की दशा आपकी अच्छी नहीं होगी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, शुक्र की दशा बाकी एस्ट्रोलॉजर ने बताया है कि बहुत मेरी अच्छी दशा होगी। कभी कभी हमको इस बात को समझने की ज़रूरत होती है कि जो ग्रह दशाएँ हमको आम तौर पे दिखती हैं कि हम किसी पर्टिकुलर वृष लग्न या तुला लग्न का स्वामी अगर शुक्र है और कहाँ बैठा होता है, बिना हम देखे जब प्रिडिक्शन करते हैं कि साहब शुक्र की दशा बहुत अच्छी होगी, लेकिन होता है कि हमको जब शुक्र की दशा आती है तो रिजल्ट एकदम ही विपरीत मिलते हैं। कारण उसका ये होता है कि अगर शुक्र का एफ्लिक्शन कहीं सूर्य के साथ या राहु के साथ 6, 8, 12 घरों में हुआ तो आपको उसके रिज़ल्ट अच्छे नहीं मिलेंगे। और वैदिक ज्योतिष में तमाम ऋषियों ने लिखा हुआ है कि किसी व्यक्ति का अगर राहु, सूर्य और शुक्र अष्टम भाव में बैठा है और व्यक्ति की उसकी दशा आ जाए तो निश्चित तौर पे उसकी वो दशा अच्छी नहीं होती और वो मारक की दशा में तब्दील हो जाती है और वो दशा उसको अच्छा रिजल्ट नहीं देखती है। तो जब भी हम किसी की कुंडली देखें तो हमको ये हमेशा ये एनालाइज करना चाहिए कि जिस भी ग्रह की दशा आ रही है उसकी सचमुच पोजीशन क्या है। हम उसको लग्न कुंडली में भी देखेंगे और जाके नवांश कुंडली में भी देखेंगे कि उस ग्रह की पोजीशन क्या है, स्थिति क्या है, तभी हम दावे के साथ कह सकते हैं इसकी दशा अच्छी होगी या बुरी होगी। हम क्या करते हैं, सामान्य तरीके से कुंडली देखे और पता चला कि साहब शुक्र भाग्य का गवर्नर है और इसकी दशा बहुत अच्छी होगी और हमने लिख दिया गोल्डन पीरियड। फिर वही जातक आपके पास लौट के आता है, वो कहता है कि साहब देखिए शुक्र की दशा बीते 3 साल हो गया, मैं तो वहीं का वहीं हूँ। तो आखिर में इसका क्या कारण है? वो गलती ज्योतिषी की है, क्योंकि उसने शुक्र की एक्चुअल पोजीशन नहीं समझी कि शुक्र की स्थिति उसकी कुंडली में है क्या। तो हमको ध्यान देने की ज़रूरत है कुंडली में। प्रभात जी, एक ही समय पे
एक बच्चा पैदा हुआ अंबानी जी के यहाँ, उसी समय एक बच्चा पैदा हुआ एक रिक्शे वाले के यहाँ, क्या उनकी कुंडली, उनकी हॉरोस्कोप सेम होगी? निश्चित तौर पे सेम होगी। अगर डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस ऑफ बर्थ सेम है तो सेम होगी। लेकिन हमको ये समझना होगा कि अपार्ट फ्रॉम एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष के सिवा तमाम ईश्वरीय चीज़ें होती हैं। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में जब हम सेम डेट ऑफ बर्थ टाइम पे एक ही कुंडली ड्रॉ करते हैं और दोनों के भाग्य अलग अलग होते हैं, तो हमको समझने की ज़रूरत है ऐसा क्यों होता है। उस पे होता क्या है कि जब हम इस अपने जीव को यहाँ पे लाते हैं तो हम ये समझ पाते हैं कि हम एक पूर्व जन्म की यात्रा करके यहाँ तक पहुँचते हैं और हमारे कर्म होते हैं प्रारब्ध, संचिति और क्रियामाण। प्रारब्ध क्या है कि जो हमारा पूर्व जन्म का कृत्य है उसको लेके हम आते हैं और उसी सुख दुख का भोग हम इस जन्म में करते हैं। संचिति क्या है कि जो हमने स्टोर किया हुआ है वो हमारा संचिति कर्म हो गया। और क्रियामाण वो चीज़ है कि जो क्रिया हम यहाँ करते हैं, जो एक्ट करते हैं, वो फर्दर हम उसको कैसे भोगेंगे, उसको एंजॉय करेंगे, कष्ट उठाएंगे, उसके लिए होता है। तो व्यक्ति का कुंडली के साथ साथ जो उसके पूर्व जन्म का प्रारब्ध है वो भी उसके भाग्य का निर्धारण करता है। तो यहाँ सिर्फ कुंडली की बात नहीं करेंगे, हम उस जीव का जो पूर्व जन्म का प्रारब्ध है उसके आधार पे उसके भाग्य का, उसके शिक्षा का, उसके विवाह का प्रेडिक्शन करेंगे। तो मतलब ये कहना कि एक रिक्शे वाला भी मेहनत करता है और एक व्यापारी, बड़ा व्यापारी भी मेहनत करता है, मगर दोनों के भाग्य अलग हैं। दोनों के भाग्य अलग होंगे उनके क्योंकि कर्म की वजह से, दोनों के प्रारब्ध की वजह से, जो पूर्व जन्म का प्रारब्ध। हम यहाँ पे आज चरणप्रीत सिंह बग्गा या प्रभात पांडे दिखते हैं, लेकिन ये हमारी अभी की यात्रा नहीं, हम पूर्व जन्म में तमाम जन्मों के आधार पे यहाँ तक पहुँचे हैं। जैसे आप देखते हैं कि एक आदमी सचिन तेंदुलकर बन जाता है और बहुत ही एक्सीलेंट क्रिकेट खेलता है, और एक आदमी वर्षों वर्षों मेहनत करता है लेकिन उतना एक्सीलेंट क्रिकेटर नहीं हो पाता है, क्योंकि जो उसकी पूर्व जन्म की यात्रा होती है वो शायद पूर्व कई जन्मों में अच्छा स्पोर्ट्समैन रहा होगा और यहाँ आने के बाद उसको वो एक्सेलेंसी आती है। या कोई अच्छा संगीतकार है या अच्छा कलाकार है तो उसकी वो पूर्व जन्म की यात्रा होती है। तो जो हमारे भाग्य का निर्धारण होता है वो हमारे पूर्व जन्म के प्रारब्ध के आधार पर होता है। एस्ट्रोलॉजी का मॉडर्न लाइफस्टाइल में क्या योग है, प्रयोग है? मैंने अपने जीवन में जो महसूस किया चरण कि बच्चे के एजुकेशन में और मैरिज लाइफ में कंपेबिलिटी में बहुत बड़ा योगदान ज्योतिष का है। आप डेली टू डेली लाइफ में अगर ज्योतिष को फॉलो करते हैं तो मैं हर आदमी को मना करता हूँ। कुछ लोग फ़ोन करेंगे बच्चे को हॉस्टल ले जाना है, कौन से कपड़े पहने, कौन सी गाड़ी से चलें। मैं इस बात का बहुत पक्षधर नहीं हूँ कि आप अपने रोज़मर्रा की लाइफ में ज्योतिष को शामिल करो। जैसे जैसे परमात्मा रास्ता दिखाता जाए वो काम आप करते जाइए। लेकिन जब आप कोई बड़ा निर्णय लें, जैसे अपने बच्चे को इंटर के बाद आप सेलेक्ट करते हैं कि इंजीनियरिंग करना है, मेडिकल करना है या किसी प्रोफेशन में जाना है, कलाकार बनना है, तो निश्चित तौर पे आपको ज्योतिष की राय लेनी चाहिए। और ज्योतिष का जो सबसे बड़ा महत्व है, क्योंकि किसी व्यक्ति का अगर गलत विवाह होता है तो उसका जीवन 360 डिग्री बदल जाता है। और हमको समझना पड़ेगा कि जो हमारी राशियाँ हैं, जैसे कुछ लोग का स्वभाव आप देखते होंगे कि बहुत एग्रेसिव होता है, तो उनकी राशियाँ मोस्टली अग्नि तत्व की राशियाँ होती हैं, मंगल की राशियाँ होती हैं, वो लोग बहुत एग्रेसिव होते हैं। कुछ लोग जो थोड़े इमोशनल होते हैं, भावनात्मक तरीके से जुड़े होते हैं, वो या तो कर्क राशि के लोग होते हैं या तो मीन राशि के होते हैं। तब जब कभी भी हम विवाह का जब चयन करते हैं और हमारी कुंडली की मैचिंग अच्छी नहीं होती है तो हमारे वैवाहिक जीवन में ढेर सारी समस्याएं होती हैं। क्योंकि अगर आप देखेंगे हमारा इमोशन और पैशन का पार्ट अच्छा है तो वो लोग अच्छे मैरिज कपल होंगे, लेकिन अगर हमारा इमोशन पैशन अच्छा नहीं है तो हमारी व्यक्तिगत मैरिज लाइफ कभी भी अच्छी नहीं है। तो कभी भी किसी अग्नि तत्व की राशि की, फायरी साइन की लड़की की शादी अगर वाटरी साइन के लड़के से हो जाएगी तो कोई बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं होगा। तो कोई भी योग्य अच्छा ज्योतिषी अगर विवाह के पूर्व आपकी कुंडली का चयन करता है, उसका प्रॉपर मिलान करता है और आपको बताता है, तो मुझे लगता है विवाह में ज्योतिष की बहुत बड़ी उपयोगिता है, कैरियर में बहुत बड़ी उपयोगिता है। और मेडिकल एस्ट्रोलॉजी जो एक पार्ट है ज्योतिष का, कि हमको आगे चल के क्या डिजीज़ हो जाती है, हम क्या अपनी लाइफ स्टाइल में परिवर्तन करें जिससे हमारा जीवन दीर्घायु हो, उसके लिए ज्योतिष का बहुत महत्व है। विवाह में, मेडिकल में और शिक्षा के क्षेत्र में ज्योतिष की बहुत महत्ता है। मैरिज की, जैसे विवाह की से पूर्व विवाह से जो कुंडली मैच होती है, जो दो कुंडलियाँ मिलाई जाती हैं, कितने गुण होने चाहिए और कितने उसमें से मिलने चाहिए कि एक सक्सेसफुल मैरिज रहे?
पहले तो मित्र एक बात बता दें कि ये जो गुण मिलान की प्रक्रिया है बहुत ही अवैज्ञानिक है। बेसिकली गुण मिलने का जो धर्म है वो कोई मैरिज लाइफ की सफलता का परिचायक नहीं है। हमको ये समझना चाहिए, मैंने जैसे आपसे पहले भी कहा कि प्रॉपर विवाह की सबसे बड़ी उपयोगिता क्या है कि उसके इमोशन का पार्ट अगर अच्छा नहीं होगा तो कितना भी गुण मिल जाए मैरिज सक्सेसफुल नहीं होगी। दूसरा पार्ट होता है कि संतान पक्ष का, क्या वो स्त्री कंसीव करेगी या वो जो मेल मेंबर है क्या वो इस लायक है कि संतान पैदा कर सकता है। तो हमको ये देखने की ज़रूरत है इमोशन, पैशन और प्लस जो आगे का हमारा जीवन है संतान को लेके कि क्या एबिलिटी है संतान को लेके, वो स्त्री कंसीव करेगी, उनको संतान का सुख मिलेगा कि नहीं। ये सारी चीज़ें ग्रेजुअली धीरे धीरे कुंडली में देखते हैं। लेकिन पहला हमारा धर्म है कि हम उसके नेचर को पहचानें कुंडली के हिसाब से। अगर उसका नेचर बहुत अच्छा है, वो कलह प्रिय नहीं है, वो बहुत झगड़ालू नहीं है। कभी कभी क्या समस्याएं होती हैं, कुंडली बहुत अच्छी मिल गई और पति जो है वो अल्कोहलिक है, और अल्कोहलिक नॉर्मल नहीं, मतलब इतना अल्कोहलिक कि हमेशा नशे में रहता है। तो कुंडली वाइज गुण एक बहुत अच्छा अप्रोप्रिएट चीज़ नहीं है मिलान का। इमोशन पैशन पे अगर हम कुंडली पे काम करते हैं तो हमको लगता है कि ज़्यादा अच्छी सफलता मिलती है विवाह में। तो कृपया कभी भी गुण को आधार ना बनाएं विवाह में। जैसे आपने कहा कि बहुत एग्रेसिव है या अल्कोहलिक है, तो वो सही नहीं माना जाता और आप उसको रिजेक्ट कर देते हैं। नहीं, रिजेक्ट नहीं करते हैं। सवाल ये है कि कोई भी स्त्री या कोई पुरुष बुरा नहीं है। एक्चुअली हम अपने जीवन में क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं अपने पति से, हम क्या सोचते हैं अपनी पत्नी के बारे में। अगर दोनों मदिरा के शौकीन हैं तो मुझे नहीं लगता कि पति पत्नी में से कोई एक आदमी मदिरा पी रहा हो तो उसको प्रॉब्लम होगी। लेकिन एक बहुत सात्विक नेचर का आदमी है जो धर्म कर्म के कार्य में लगा हुआ है और उसका पति नहीं मानता है, वो मदिरा का प्रेमी है, तो निश्चित तौर पे मुश्किल होगी। दोनों घूमने के शौकीन हैं और दोनों कुंडलियों में ऐसा कॉम्बिनेशन बनता है तो हम लोग विवाह की सलाह देते हैं। एक आदमी नॉनवेज खाना चाहता है, एक आदमी पूर्ण तौर पे लहसुन प्याज खाना नहीं चाहता, ये भी कुंडली वाइज पता चलता है तो हम लोग उसको रोकते हैं। तो किसकी क्या नीड है इस हिसाब से कुंडली का मिलान होता है। केवल गुणों के आधार पर कुंडली मिलान करके गो हेड दे दिया जाए, फिलहाल मैं नहीं देता। मेरा इस मामले में, मैं रिजिड आदमी हूँ, मैं स्वभाव को समझ के ही उन लोग को विवाह करने की सलाह देता हूँ। कभी कभी कुछ मुश्किल होती है, किसी का प्रेम विवाह होता है तो कुछ ऐसे उपाय होते हैं या उनकी कुछ ऐसी एस्ट्रोलॉजिकल काउंसलिंग होती है जिससे उनका जीवन अच्छा बने, तो वो प्रयास हम लोग करते हैं। लेकिन गुण पे मेरा फोकस एकदम नहीं है, ज़ीरो फोकस है मेरा गुण पे, क्योंकि मैंने तमाम विवाह ऐसे देखे जो अच्छे गुण पे मिले और उनका मैरिज लाइफ ना बहुत अच्छा रहा ना बहुत सुखद रहा और बहुत कम समय में उनका विवाह टूट गया। और हमको समझना होगा कि हम जब भी विवाह का फ़ैसला लें तो अपने स्वभाव को बहुत ध्यान में रखें, बैकग्राउंड को बहुत ध्यान में रखें। जैसे कभी कभी क्या होता है, डॉक्टर लोग एक नॉर्मल किसी लड़की से शादी कर लिए। मेरे क्लाइंट थे, सर्जन थे, और मैंने उनके फादर को बहुत इंसिस्ट किया कि आप इनकी डॉक्टर लड़की से ही शादी करें। लड़का अपने फादर से बहुत घुला मिला नहीं था तो नहीं कह पाया। और जब उस बच्चे ने पहली सर्जरी की तो उसकी वाइफ नॉर्मल एक बीए पास लड़की थी और बहुत अच्छा उन लोग में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं था क्योंकि दोनों की मेंटल फैकल्टी में बहुत फ़र्क था। तो उसने रात के 2 बजे सर्जरी के बाद मुझको फ़ोन किया कि प्रभात जी, और मैंने आज बहुत अच्छी सर्जरी की। हमने कहा तुमने अपनी वाइफ को फ़ोन किया होता। तो उसने कहा भाई मेरी वाइफ को मेडिकल में, सर्जरी में या हॉस्पिटल में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो नॉर्मल टीवी देख के खाना खा के सो जाने वाली लेडी हैं। तो सवाल है कि हमको ज़िंदगी में हमेशा विवाह के टाइम ये पहचानना होगा कि हमारी ज़रूरत क्या है, हमारा प्रोफेशन क्या है। हम अगर रात के 2 बजे तक कोई काम कर रहे हों और हमारी पत्नी ऐसे काम में हो कि 9 बजे खाली हो जाती है तो निश्चित तौर पे उसकी शिकायतें बढ़ेंगी। तो हमको निश्चित तौर पे अपनी वर्तमान स्थिति को देख के ही विवाह का फैसला लेना चाहिए। प्रभात जी, किसी इंसान के पास अगर उनको डेट ऑफ बर्थ याद हो पर उनको टाइम ऑफ बर्थ ना याद हो या उनके पेरेंट्स ने ना बताया, उनके पेरेंट्स को भी ना याद हो, तो क्या उनकी कुंडली बन सकती है या वो प्रश्न कुंडली बनवा सकते हैं अपनी कि नहीं? नहीं, प्रश्न कुंडली तो पर्टिकुलर जब हम किसी प्रश्न को फ्रेम करते हैं तब हम प्रश्न कुंडली बनाते हैं। लेकिन जो आपका प्रश्न है विवाह को लेकर के कि अगर किसी के पास डेट ऑफ बर्थ हो, टाइम नहीं है, तो उसका वैवाहिक मिलान कैसे किया जाएगा। ज्योतिष में इस चीज़ की व्यवस्था है। ज्योतिष का ही एक ब्रांच है जिसको हम लोग रमल ज्योतिष कहते हैं और गुरुओं की कृपा से हमने काफ़ी उसमें काम किया। तो रमल ज्योतिष के आधार पर डेट ऑफ बर्थ की ज़रूरत नहीं होती।
उसमें एक पासे से हम सवाल करते हैं विवाह को लेके, या सफल विवाह के कितने परसेंटेज हैं, और एक कुंडली ड्रॉ की जाती है। उस आधार पे पता चल जाता है बिना डेट ऑफ बर्थ टाइम के, सिर्फ आपको पासे पे अपना दाहिना हाथ रखना होता है, पर्टिकुलर उसकी एक प्रक्रिया है, और उस आधार पे हम लोग एक अच्छे मैरिज लाइफ की भविष्यवाणी कर सकते हैं कि इनका मैरिज लाइफ कैसे होगा। उसके लिए टाइम या डेट ऑफ बर्थ की ज़रूरत एकदम नहीं है। ज्योतिष में इसकी पूरी व्यवस्था है, परमात्मा ने पूरी व्यवस्था कर रखी है कि अगर आपके हाथ पैर सलामत हों तो ज्योतिष की तमाम ब्रांचेजें ऐसी हैं जहाँ पे आप प्रश्न पूछ के और अपना सही उत्तर पा सकते हैं। रमन कुंडली आपने जैसे भी बताई, इस पे आप थोड़ा सा कुछ बताना चाहेंगे दर्शकों को? हाँ, रमल ज्योतिष क्या है कि एक बार भगवान शिव से पार्वती ने भविष्य जानने की इच्छा जाहिर की, तो पार्वती की उत्सुकता को शांत करने के लिए भगवान भोलेनाथ ने, महादेव ने एक निर्माण किया एक पासे का। उसमें क्या होता है कि पासे का निर्माण एक पर्टिकुलर किसी संक्रांति के दौरान किया जाता है और उसको सिद्ध कर लिया जाता है। और जब भी आपके पास कोई अपनी भविष्य जानने की इच्छा करके आपके पास आता है तो उस पासे पे आप उसका दाहिना हाथ रखते हैं और पर्टिकुलर 3 मंत्र बोले जाते हैं। वो मंत्र यहाँ पे नहीं बोले जा सकते क्योंकि उसकी एक प्रक्रिया है, और उस आधार पे उसको रोल करते हैं और उसकी कुंडली का हम निर्माण करते हैं। और जितने भी हमारे मॉडर्न लाइफ से जुड़े सवाल हैं, शिक्षा से जुड़े, विवाह से जुड़े, या आपके मेडिकल चीज़ों से जुड़े, स्पोर्ट्स से जुड़े, कोई भी सवाल, जो भी सवाल बनता है इस ब्रह्मांड में, उससे आप पूछ सकते हैं। और उसकी सबसे अच्छी प्रक्रिया क्या है कि पहले, जैसे अगर किसी ने मुझसे पूछा कि क्या मेरा विवाह होगा, तो पासे से जब कुंडली बनेगी तो पहला जवाब आएगा कि हाँ होगा या नहीं होगा। फिर दूसरा प्रश्न ये होगा कि मेरा विवाह कब होगा। उसी कुंडली की फिर एक्सटेंशन कुंडली बनती है और उसके बाद ये उत्तर आ जाता है कि 1 वर्ष 6 माह 13 दिन बाद या 1.5 वर्ष बाद, जितना भी उसका टाइम आए, या 47 डेज बाद उसका विवाह होगा। तो रमल ज्योतिष एक बहुत अच्छी पद्धति है अगर किसी के पास डेट ऑफ बर्थ टाइम ना हो तो अपना भविष्य जानने की। अगर आपके जीवन में भी कोई समस्याएं हैं या रमल ज्योतिष की आप सहायता लेना चाहते हैं या मदद लेना चाहते हैं तो नीचे दिए नंबर पर श्री प्रभात पांडे जी से संपर्क कर सकते हैं। प्रभात जी, आजकल जिसको देखिए वो रुद्राक्ष या तो गले में पहना है, माला पहना है, या एक मुखी पहना है, कई लोगों ने तो कई मुखी के रुद्राक्ष पहने। तो क्या ये इसमें कोई सलाह होनी चाहिए, कोई एडवाइस होनी चाहिए कि बस आपका मन किया आपने ले लिया, उसको एक ऑर्नामेंट की तरह धारण कर लिया? नहीं, पहले हमको समझना होगा कि रुद्राक्ष ऑर्नामेंट तो है ही नहीं है। जब भी हम अपने शरीर पे कोई भी वस्तु धारण करते हैं, चाहे वो कोई स्टोन हो, रुद्राक्ष हो या कोई भी, तो उसका बहुत गहरा असर मनोमस्तिष्क पे पड़ता है। और मेरा एक अपना निज अनुभव है, किसी व्यक्ति ने बिना किसी सलाह के मेले में एक वैजयंती माला खरीद ली और उन्होंने अपने गले में डाल लिया, और 10-12 दिन के अंदर उनकी नींद एकदम ही गायब हो गई। जब उनका हारोस्कोप देखा गया, चार्ट देखा गया, तो कुछ चीज़ समझ में आई नहीं कि ऐसा क्यों हो रहा है। कि मोस्टली जब आदमी की राहु की दशा चलती है या 12th हाउस में राहु होता है तो आदमी की नींद में हम लोग थोड़ी कमी देखते हैं कि उसको प्रॉपर नींद नहीं आती। लेकिन उनकी कोई ऐसी दशा भी नहीं थी। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या आपने कुछ ऐसा पहना हुआ है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने तो कुछ ऐसा पहना नहीं है। क्योंकि हाथ तो दिखते हैं सामने, तो उन्होंने स्टोन तो कोई नहीं पहन रखे थे। बाद में उन्होंने कहा हाँ, मैं कुंभ के मेले में गया था और मैंने एक माला खरीदी थी। तो मैंने जब माला देखी तो वैजयंती माला थी, और जिस दिन से उन्होंने पहना था उनकी नींद हराम हो गई थी, उनको नींद नहीं आ रही थी। तो मुझे लगता है कि, और वो माला उतारने के बाद प्रॉपर जैसे नॉर्मल लोगों की नींद आती है, एकदम चीज़ें नॉर्मल हो गई। तो मुझे लगता है कि जब भी आप अपने शरीर पे कोई भी वस्तु धारण करते हैं, इस तरह की ईश्वरीय चीज़, रुद्राक्ष हो गया, स्टोन हो गया, या कोई माला हो गया, तो निश्चित तौर पे आपको किसी गुरु से या किसी ज्योतिषी से सलाह लेनी चाहिए। और रुद्राक्ष जो है वो निश्चित तौर पे बिना सलाह के आपको धारण नहीं करना चाहिए। आजकल मार्केट में आप देखिए बहुत रुद्राक्ष मिलते हैं जो कि प्लास्टिक के होते हैं, पर पकड़े नहीं जाते, पहचाने नहीं जाते। तो असली रुद्राक्ष और नकली रुद्राक्ष में कैसे फ़र्क पहचाना जाए? देखिए, वो तो कोई अनुभवी आदमी ही, उसका पर्टिकुलर कोई सेट फार्मूला नहीं है। क्योंकि रुद्राक्ष आते हैं, भद्राक्ष आते हैं, प्लास्टिक की तमाम चीज़ें आती हैं। तो जब भी आप किसी जेन्युइन जगह से रुद्राक्ष खरीदेंगे तो आपको पर्टिकुलर एक सर्टिफिकेट मिलेगा या बाकी चीज़ें मिलेंगी, या कोई भी जो आदमी रुद्राक्ष का जानकार होगा वो आपको बता देगा कि ये रुद्राक्ष असली है या नकली है।
जैसे मुझसे किसी ने पूछा कि रुद्राक्ष को 2 सिक्कों के बीच में उबाल के या गर्म करके, वो प्रक्रिया बहुत ही अवैज्ञानिक है, उसका कोई मतलब नहीं है। रुद्राक्ष की टेस्टिंग के लिए इस तरह की जो भी प्रक्रियाएं बताई जाती हैं वो इनअप्रोप्रिएट है। जब भी किसी रुद्राक्ष को आप धारण करें तो निश्चित तौर पे किसी योग्य व्यक्ति से मिलकर ही रुद्राक्ष धारण करें। कहा जाता है कि असली रुद्राक्ष जल्दी काला पड़ जाता है, क्या ये सही है? नहीं, ऐसा कतई नहीं है। और अगर असली रुद्राक्ष होगा तो वो काला कभी नहीं पड़ेगा। प्रभात जी, आपने कोई ऐसी प्रेडिक्शन या भविष्यवाणी की जो आपका ही जिससे दिल दहल गया हो? हाँ, ज़रूर। लाइफ में होता है कि कभी कभी आप कुछ ऐसी चीज़ें प्रेडिक्ट करते हैं जो कुंडली वाइज तो दिखती हैं लेकिन आपके मन को नहीं भाती हैं। आपके मन को वो चीज़ अपील नहीं करती, लेकिन ज्योतिषी की प्राथमिकता है कि अपनी चीज़ को बहुत अच्छे तरह से पेश करे, उसको कॉन्फिडेंस भी दे। और हमारे एक बहुत ही क्लोज़ मित्र हैं, और मैं ट्रैवल कर रहा था, मैं दिल्ली जा रहा था लखनऊ से, और उनका एकाएक फ़ोन आया अपनी मदर के बारे में कि मेरी मदर बीमार हैं, मेरी मदर की लॉन्गेविटी क्या है। और उनकी मदर मेरी भी बहुत अच्छी माँ की तरह ही थी, और मैं बड़ा उनके करीबी बच्चे की तरह था। तो जब मैं उनकी कुंडली बनाया तो मुझे उनकी स्वास्थ्य की स्थिति अच्छी दिखाई नहीं पड़ी, और मेरे मुंह से एकाएक निकल गया कि मेरे इनके पास सैटरडे तक का ही टाइम है। और ये थर्सडे की बात है, और सैटरडे की सुबह उनका 9 बजे के आसपास फ़ोन आया कि माता जी नहीं रहीं। तो वो मेरे लिए बड़ी ही हिलाने वाली प्रक्रिया थी, और वो कैलकुलेशन पे आधारित नहीं थी। मैं अभी जब उनकी कुंडली देखता हूँ तो मैं खुद ही गूज़बम्प होते हैं मुझे कि ये कैसे मुंह से मेरे निकल गया, क्योंकि मैं आमतौर पे इस चीज़ का हिमायती नहीं हूँ। मृत्यु की भविष्यवाणी करने में मैंने खुद ही इसका खंडन किया कि मैं इस चीज़ को पसंद नहीं करता, लेकिन वो कुछ ऐसी ईश्वरीय चीज़ थी कि मुंह से निकल गया, और मैं काफ़ी डिस्टर्ब रहा 1-2 दिन अपनी इस भविष्यवाणी से। तो होता है आपके कैरियर में, आपकी लाइफ में होता है कि जब आप कुछ ऐसी भविष्यवाणियाँ अपने प्रियजनों के बारे में या मित्रों के बारे में करते हैं जो कि खराब होती हैं, तो अच्छा नहीं लगता। होता है सबकी लाइफ में। प्रभात जी, आपको लगता है कि तंत्र या काला जादू ये किसी व्यक्ति की कुंडली को खराब कर सकता है? एकदम निश्चित तौर पे तंत्र जादू, काला जादू या नज़र दोष, ये सब चीज़ें मॉडर्न एरा में नहीं मानी जाती रही हों ज़रूर, लेकिन मैंने खुद व्यक्तिगत स्तर पे भी और अपने मित्रों में, अपने क्लाइंटों पे मैंने इसका प्रभाव देखा है। कभी कभी जिससे हम गले मिल रहे होते हैं या मित्रवत होते हैं या खाना उसके यहाँ खा रहे होते हैं, हमको बहुत आमतौर पे नहीं पता चलता कि कौन आदमी हमारा कितना वेल विशर है, क्योंकि मॉडर्न लाइफ में बहुत लोग अपने मित्रों से, दोस्तों से रश्क रखते हैं। प्रभात जी, शनि की 7.5 किसी की चल रही हो या दहिया चल रही हो, तो उस पर आप कुछ दर्शकों को बताना चाहेंगे? निश्चित तौर पे हमको पहले समझना होगा कि जो एस्ट्रोलॉजी है वो 2 ग्रुप में डिवाइडेड है। एक आदमी जो होता है वो मंगल प्रधान आदमी होता है, जिसमें वृश्चिक लग्न है, कर्क लग्न है, सिंह लग्न है या मीन लग्न है। और दूसरा एक उसका पार्ट है शनि प्रधान आदमी। तो जो मंगल प्रधान आदमी होगा उसके लिए सूर्य, चंद्रमा, मंगल और बृहस्पति ये फेवरेबल प्लेनेट होंगे। जो शनि प्रधान व्यक्ति होगा उसके लिए शनि, बुध, शुक्र और राहु कभी कभी फेवरेबल प्लेनेट होंगे। तो जब भी हम शनि की 7.5 या ढैया की बात करते हैं, ऐसा माना जाता है कि 7.5 या ढैया आपके पूर्व जन्मों के कर्मों के आधार पर आपके जीवन में आता है, और हर व्यक्ति के जीवन में शनि की 7.5 भी आती है 3 टाइम, और ढैया भी आती है। उसका प्रभाव ये होता है कि अगर आप शनि प्रधान आदमी हैं तो निश्चित तौर पे आप बहुत ही फ्लोरिश करते हैं, बहुत ही फ्लरिश करते हैं आप शनि की ढैया या 7.5 में। लेकिन आप मंगल प्रधान अगर आदमी हैं तो शनि की ढैया या शनि की 7.5 आपको परेशान कर सकती है, और आपको अपने कर्मों पे बेहद ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो पुराने टाइम का ड्यू होता है या ड्यूज़ होते हैं उसको क्लियर करने के लिए शनि की 7.5 या ढैया आती है। अगर आपके कर्म अच्छे हैं और आप सात्विक व्यक्ति हैं तो आपका कोई भी लग्न हो, शनि की 7.5 या ढैया हमेशा आपके लिए कल्याणकारी होगी। आपको उतना दुख प्रदान नहीं करेगी जितनी हम ज्योतिषी लोग चर्चा करते हैं कि हाय हाय मचाते हैं कि 7.5 में आदमी बर्बाद हो गया या ढैया में बर्बाद हो गया। वो आपके पूर्व जन्म के कर्म होते हैं जो आपको उसका भोग कराते हैं, और निश्चित तौर पे आपके पूर्व जन्म के कर्म या इस टाइम के कर्म आपके अच्छे हैं तो शनि देवता आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं और चमत्कारिक रिजल्ट देते हैं। प्रभात जी, शनि और राहु का कंजंक्शन बहुत कुंडलियों में नहीं पाया जाता।
अगर वो होता है तो आप उस पर क्या बताना चाहेंगे? शनि राहु का जो कॉम्बिनेशन है, ऐसा माना जाता है, ज्योतिष शास्त्र में व्याख्या है कि पिशाच योग का निर्माण करता है। और शनि राहु का कॉम्बिनेशन जिनकी भी कुंडलियों में होता है, ऐसा माना जाता है कि उनकी पूर्व जन्म की यात्रा बहुत अच्छी नहीं होती है। उनके कुछ पाप कर्म ऐसे होते हैं जिसकी वजह से कुंडलियों में शनि राहु का कंजक्शन साथ दिखता है। और जिस भाव में वो बैठता है उस भाव में कमी लाता है। जैसे किसी व्यक्ति के अगर भाग्य भाव में बैठ जाए शनि राहु एक साथ, तो निश्चित तौर पे उसके भाग्य में कमी होती है। वो जितना भी प्रयास करेगा उसको भाग्य का साथ उतना नहीं मिलेगा जितना कि बाकी लोगों को मिलेगा। लाभ भाव में बैठ जाए तो निश्चित तौर पे उस व्यक्ति को तमाम उपाय करने के बाद उतना लाभ नहीं होगा जितना एक नॉर्मल आदमी को होगा। तो उसमें शनि और राहु के उपचार करने चाहिए। और एक एज ऐसी आती है उसके बाद उसका जो प्रभाव है वो निसंदेह कम हो जाता है। जब वो 52 वर्ष के आसपास पहुंचता है तो शनि और राहु का प्रभाव थोड़ा कम हो जाता है। अगर प्रॉपर तरीके से उसका उपाय कराया जाए शनि राहु का, उसके अपने विधान हैं, तो उनको रिजल्ट अच्छे मिलने लगते हैं। जैसे कि आपने बताया कि पूर्व जन्म के आपके जो कार्य थे, जो कर्म है, वो बहुत कुछ इस जन्म में आपको एक प्लेसमेंट देता है, कहीं आपके भाग्य को दिखाता है। कहते हैं वास्तु में जैसे नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट हो या साउथ वेस्ट की एंट्री हो तो इंसान बर्बाद हो जाता है या मृत्यु हो जाती है। और नॉर्थ ईस्ट वालों के, जिसके घर में नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट हो, उनको कैंसर जरूर हो जाता है। मैं कुछ ऐसे लोगों को पर्सनली जानता हूँ जो इन सब चीज़ों से बच के बाहर निकले। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मेरा ऐसा मानना नहीं है कि जिनके घर में भी नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट होगा उनको कैंसर होगा, या साउथ वेस्ट की एंट्री होगी तो वो बर्बाद हो जाएंगे। हमको ये समझना होगा, जो आमतौर पे आजकल लोग नहीं समझते हैं, वास्तु जो है वो ज्योतिष का ही एक पार्ट है। अगर कोई आदमी अच्छा ज्योतिषी नहीं होगा तो वो अच्छा वास्तुकार कभी नहीं हो सकता, क्योंकि जितनी भी दिशाएं हमारी हैं सब हमारे सूर्य, चंद्रमा, मंगल और बृहस्पति से निकली हुई हैं। ऐसा माना जाता है जो नॉर्थ ईस्ट की हमारी दिशा है ये योग के लिए, मेडिटेशन के लिए, या परमात्मा की दिशा है, क्योंकि यहाँ पे वास्तु पुरुष का सर होता है। तो कोई इरिटेशन जैसी चीज़ ना हो। अगर आप मान के देखिए कि हमारा जहाँ पे सर है वहाँ पे अगर गंदगी है, वहाँ पे या टॉयलेट है, तो हमको निश्चित तौर पे थोड़ी परेशानी का अनुभव होता है। लेकिन कैंसर डिफाइन करता है आपका ज्योतिष में किस चीज़ की दशा आपकी चल रही है। उसके लिए फिर हमको मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में जाना होगा। आप बहुत लोगों को देखे होंगे कि उनके घर में नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट है लेकिन वो लोग सुखी हैं, काम चल रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट को प्रमोट कर रहा हूँ। हो सके तो निश्चित तौर पे नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट को नहीं बनाना चाहिए या उसको डिसमेंटल कर देना चाहिए। लेकिन नॉर्थ ईस्ट की वजह से ही व्यक्ति को कैंसर होता है, मैं इसका पक्षधर नहीं हूँ। या साउथ वेस्ट की एंट्री से ही व्यक्ति बर्बाद हो जाता है, उसकी दशाएं क्या चल रही, इस पर डिपेंड करता है कि उसको वास्तु कितना इम्पैक्ट करेगा। तो बोथ ऑफ देम गो पैरेलल। हाँ, बिल्कुल, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। प्रभात जी, किसी ने अपनी कुंडली हस्बैंड वाइफ ना मिलाई हो और विवाह कर लिया हो और वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा ना उनका चल रहा हो, तो वो क्या कर सकते हैं, क्या उपाय कर सकते हैं? मैंने अपने अनुभव में पाया, अपने दोस्तों के बीच में भी, अपने क्लाइंटों के बीच में भी, कभी कभी क्या होता है हम लोग प्रेम विवाह पर चले जाते हैं और उसमें कुंडली मैचिंग की बात नहीं कर पाते हैं इमोशन की वजह से, क्योंकि हमने किसी से कमिटमेंट किया होता है तो हम विवाह कर लेते हैं। तो कभी ईश्वरी कृपा होती है तो उन लोग का वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा चलता है बिना कुंडली मिलान के, क्योंकि वो ईश्वरीय विधान है। लेकिन कुछ लोग के लिए मुश्किल हो जाती है, उनका मन नहीं मिलता, विचार नहीं मिलते, इमोशन नहीं मिलते। तो उनके लिए एक बहुत अच्छा उपाय है कि वो गौरी शंकर रुद्राक्ष अगर धारण करते हैं दोनों पति पत्नी, वो एक तरह का रुद्राक्ष है जो आपस में जुड़ा होता है। एक तरफ माँ गौरी हैं और एक तरफ भोलेनाथ हैं, और उसकी पहचान करके प्रॉपर उसका विधान करके, और अगर गौरी शंकर रुद्राक्ष व्यक्ति धारण करता है तो उसके वैवाहिक जीवन में मैंने चमत्कारिक परिणाम देखे हैं। और प्रॉपर तरीके से उपाय करा के अगर उसका धारण किया जाए और कुछ पूजा पाठ कराया जाए तो निश्चित तौर पे विवाह में बहुत अच्छी सफलता मिलती है। एक बहुत माना जाता है कि अगर आपने रुद्राक्ष पहना है तो आपको वॉशरूम अगर आपको जाना चाहिए या आपको स्नान करने जाना चाहिए, या अगर आप किसी की मृत्यु पे जाते हैं जहाँ शमशान में, तो रुद्राक्ष उतार देना चाहिए या बाकी अन्य पत्थर उतार देने चाहिए, कुछ ऐसा है क्या? हाँ,
एक्चुअली जब हम बात करते हैं रुद्राक्ष की, तो बेसिकली रुद्राक्ष ऊर्जा का बहुत बड़ा स्रोत है, बहुत एनर्जी है उसके अंदर। तो जब भी हम किसी ऐसी जगह पे जाते हैं, शमशान पे जाते हैं या किसी की डिलीवरी में जाते हैं जहाँ पे सूतक हो, तो उस ऊर्जा को वहाँ नहीं ले जाना चाहिए, क्योंकि वो ऊर्जा डिप्लीट होती है। लेकिन हम रुद्राक्ष पहन के वॉशरूम नहीं जाते हैं या खाना नहीं खाते हैं, वो बात गलत है। रुद्राक्ष का विधान क्या है कि जब भी हम घर से बाहर निकलें तो कोशिश करें, क्योंकि हमको बाहर ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत होती है और हम तमाम तरह की मुश्किलों का सामना बाहर करते हैं। तो अगर हम अपनी ऊर्जा को साथ लेके चलें तो हम प्रोटेक्टेड भी रहते हैं और हमको उससे प्रसन्नता भी मिलती है। जब हम घर में आ जाएं तो प्रॉपर तरीके से अपने रुद्राक्ष को किसी भी अपने मंदिर में या किसी साफ जगह के उतार के रख दें और उसकी ऊर्जा तब भी हमको मिलती रहेगी। अपने बेड साइड टेबल पे रखते हैं एक कांच की कटोरी में अपने रुद्राक्ष को, तो हमको उसकी ऊर्जा मिलती रहती है, क्योंकि जब हम सोते हैं तो हमारा शरीर निस्तेज होता है, तो उस समय हम रुद्राक्ष धारण नहीं कर सकते। लेकिन रुद्राक्ष धारण करते हुए हम भोजन न करें या वॉशरूम न जाएं, ऐसी कोई मनाही नहीं है रुद्राक्ष में। प्रभात जी, आप आजकल देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर जगह फैल गई है, चारों तरफ फैल गई है पूरे विश्व में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की यूज से कुंडली भी बन जाती है, पर क्या उसकी प्रिडिक्शन सही मानी जाती हैं? नहीं, निश्चित तौर पे बहुत ऐसे क्लाइंट आते हैं जो कि एआई से और चैट जीपीटी के माध्यम से अपना प्रिडिक्शन लेके आते हैं कि देखिए प्रभात जी, मेरा ये आया कि मैं 8 साल बाद यहाँ रहूँगा। बेसिकली एआई क्या है, जो हमारे पास पूर्व के डाटा हैं या हमारे पूर्व के अनुभव है, उसके आधार पे हम प्रिडिक्शन करते हैं। लेकिन एस्ट्रोलॉजी एक बहुत ही गंभीर और सेंसिटिव विषय है, और मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप पढ़ाई कुछ भी कर लो ज्योतिष से, अगर आप पे ईश्वरी कृपा नहीं है तो आपके प्रिडिक्शन अच्छे नहीं होंगे। जितने ही आप सहज होंगे, धार्मिक होंगे, आपके प्रिडिक्शन उतने ही अच्छे होंगे। तो कभी भी ज्योतिषी के प्रिडिक्शन की जगह एआई नहीं ले सकता। निश्चित तौर पे आपको किसी योग विद्वान ज्योतिषी की मदद लेनी पड़ेगी। तो आज हम रैपिड फायर राउंड करेंगे। डन सर। Before we dive into our rapid fire round, a quick shout out to our sponsor Ace Group. Like they craft vibrant spaces, we craft vibrant conversations. Sun sign or moon sign? मून साइन। Vedic astrology या Western astrology? वैदिक एस्ट्रोलॉजी। कुंडली या gut feeling? कुंडली। Free will या destiny? डेस्टिनी। Horoscope in newspaper or personal birth chart? पर्सनल बर्थ चार्ट। Mercury retrograde या Saturn retrograde? बोथ। Birth time accuracy या planetary position? बैटरी पोजिशन। राहु या केतु? राहु। Reading for a skeptic or a believer? बिलीवर। Predictions या guidance? बोथ। Science या spirituality? बोथ। Logic या intuition? बोथ। Ritual या remedy? रिचुअल। Belief in past life or focus on present karma? प्रेजेंट एंड प्रेजेंट कर्मा। Prayer or planetary alignment? प्रेयर। Thank you. So that's a wrap for this episode. Thank you for joining us, प्रभात जी। बहुत अच्छा लगा आप हमारे शो में आए। थैंक यू। Please make sure to like, share, subscribe and hit the bell icon so that you don't miss an episode of the Indie Talk Show. Thank you.